स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष कालरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, डॉक्टर केसीबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भिलाई 3। आज मैं बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 यूनिट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, डीसी सर्किट्स से संबंधित प्रॉब्लम्स को हम ऑलरेडी इन पूर्व लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि यदि हमारे वास्तव में सर्किट एसी सर्किट हो, एसी सोर्स से उसमें हो और जुड़ी हुई प्रतिबाधाएं हो, अर्थात रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस उसमें जुड़े हों, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि एसी करंट में करंट और वोल्टेज दोनों के मान समय के साथ परिवर्ती होते हैं। उनके पीक वैल्यूज भी समय के साथ साथ चेंज करती हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अनुसार बदलती रहती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु पहले प्रॉब्लम शुरू करने से पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि विद्युत परिपथ में प्रतिबाधा, जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, वो प्रतिरोध, धारिता या प्रेरकत्व के कारण उपस्थित रहती है। एसी सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, इसे सिंबल जेड से व्यक्त करते हैं। डीसी परिपथ में प्रभावी रेजिस्टेंस जो है वो केवल प्रतिरोध के कारण होता है और प्रतिबाधा का मान डीसी सर्किट में जेड के बराबर लिया जाता है। और जो एसी सर्किट होता है, अगर उसमें हम केवल प्रेरकत्व जोड़ते हैं, तो एसी सर्किट कंटेनिंग प्रेरकत्व अगर हम कहते हैं, तो वहाँ पर जो वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री हमेशा फेज में आगे रहती है। इसी प्रकार कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री फेज में पीछे रहती है। तो अगर सर्किट में प्रेरकत्व और संधारित्र जुड़े हैं तो हमको इन कलाओं को ध्यान से देखना पड़ता है और एक नया सिंबल जे बराबर वही √-1 एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का सिंबल हम यूज करते हैं। तो इस पद्धति में जो जे सिंबल है वो हमारा 90 डिग्री रोटेशन को व्यक्त करता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेशन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेशन में इंडक्टेंस में वोल्टेज 90 डिग्री अहेड है करंट से, तो हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL जिसे हम कहते हैं वो हम व्यक्त करते हैं JωL से। सिमिलरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो, क्योंकि वहाँ वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रहती है, तो वहाँ हम व्यक्त करते हैं -JXC या J/ωC। ये हम सिंबल यूज करते हैं। +J 90 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेशन के लिए आता है, -J 90 डिग्री नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेशन के लिए आता है। दोनों जगह वोल्टेज 90 डिग्री अहेड और वोल्टेज 90 डिग्री लैग्स, दोनों कंडीशन हम इस प्रकार लेते हैं। प्रतिरोध, धारिता और प्रेरकत्व के संयोजन के संगत प्रतिबाधा हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे अगर हमारा सर्किट है RLC इस तरह से सीरीज में जुड़ा है, तो इनका इफेक्टिव प्रतिबाधा A और B के बीच में इस प्रकार व्यक्त होती है, R बराबर JXL और -JXC। JXL हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और -JXC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये वैल्यू हमारी इस प्रकार व्यक्त होगी। अगर R और L है सर्किट में तो R का मान सिंपल जुड़ गया और JXL, RC है तो R -JXC और LC है तो JXL -JXC, J बाहर लिया है, ωL -1/ωC। इस प्रकार हम इसको यूज करते हैं। कला कंपोनेंट्स की में वोल्टेज करंट के साथ कला में परिवर्तन होता है। इस कारण हमको इस पूरे प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स तरीके से स्टडी करना पड़ता है। तो हम एक सिंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं। एक सर्किट है, यहाँ पर अब वास्तव में एक एसी सोर्स लगा है। हमने यहाँ एसी सोर्स में प्योर एसी सोर्स लिया है। हम अगर यहाँ
कहें तो जैसे अगर ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी लेंगे प्लस फाई यहाँ जीरो है, ये जीरो फेज दिखाया गया है। और ये सो जो है E0 RMS वैल्यू है E0/√2। तो E0/√2 जो है वो RMS वैल्यू हम 100 वोल्ट यहाँ हमने व्यक्त किया है। Z1 जो है प्योर इंडक्टिव है, 100 ओम उसका रेजिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ पर Z1 का मान लिखेंगे तो JXL लिखेंगे तो वैल्यू हमारी 10J के बराबर रहेगी। सिमिलरली इस दूसरे इंडक्टेंस की वैल्यू भी JXL 10J रहेगी। और ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है यहाँ पर, तो इम्पीडेंस हमारा -JXC होगा, तो -J/ωc। और ये लोड है, लोड भी हमारा प्योर ओमिक लोड है, या लोड रेजिस्टेंस के रूप में दर्शाया गया है। फेज डिफरेंस वहाँ वोल्टेज और करंट में जीरो होता है, उसके लिए यहाँ पर 0 डिग्री दर्शाया गया। तो इस प्रकार का अगर सर्किट हमको मिलता है और हमसे कहा जाता है कि थेवेनिन प्रमेय को यूज कीजिए और आप इस लोड इम्पीडेंस या लोड रेजिस्टेंस या लोड इम्पीडेंस से बहने वाली धारा का मान निकालिए, तो हम उसको निकालते हैं। तो हमने क्या किया कि हमारे पास इस सर्किट का तुल्य सर्किट इस प्रकार बनाया जा सकता है, एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक इम्पीडेंस, और ये हमारा लोड इम्पीडेंस। तो हमारे पास VT क्या है, ए और बी के बीच में, बिंदु ए और बी के बीच में ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगी, जो CD के बीच में वोल्टेज है। और CD के बीच में वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, पहले हम, क्योंकि ये वाला इम्पीडेंस इनइफेक्टिव हो गया, तो हमारे पास पहले ये करंट निकाली जाए 10 ओवर ये Z1 प्लस Z2, और उसके बाद उस करंट को Z2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। वही चीज हम यहाँ करेंगे। यहाँ हमने वही किया, IL बराबर VT ओवर ZT प्लस ZL। VT का हमने मान कैसे निकाला, VT का मान हमने निकाला सर्किट में, देखिएगा ये VT है। VT को हमने VT ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे निकाली, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस CD, वो वोल्टेज हमारी आती है 100 ओवर 10I माइनस 20J इंटू 20J। 10 दिस वोल्टेज इज 100 वोल्ट, तो 100 ओवर 10I माइनस 20J इंटू 20J, 100 ओवर 10J माइनस 20J इंटू माइनस 20J। we use symbol J, not symbol I. So this voltage becomes 100 into result minus 20J over minus 10J, 200 volt. Now we have to calculate ZT, the effective impedance between A and B, when we replace all sources by internal impedances। तो हम पाते हैं कि Z1 और Z2 जो हैं वो अब हमारे पैरेलल हैं, और उसके साथ सीरीज में ये इंडक्टेंस जुड़ा है। तो हम पैरेलल रेजिस्टेंस वाला जो रिलेशन है, फार्मूला है, उसी फार्मूले को यूज करते हैं। तो हमारे पास 10J जो बाद वाला रेजिस्टेंस था, 10J जो ये हमारा CA इम्पीडेंस है, वो 10A हमारा है। और ये हमारे शुरू के हैं Z1 और Z2, इनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने लिए हैं, ये इफेक्टिव इम्पीडेंस लिए हैं 10J इंटू माइनस 20J। तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 30J वैल्यू आती है। तो इस 30J के बाद हम ZT आ गया, तो अब हमने जो इक्विवेलेंट सर्किट था, उस इक्विवेलेंट सर्किट में हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। वो वैल्यूज हमारे पास क्या है, VT ओवर ZT प्लस ZL, ये VT है, ZT और ZL जो है वो हमारा सिंपल लोड है 30 ओम। ये वैल्यू हमारे पास है 200 ओवर 30 1 प्लस J, और 1 प्लस J को कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के अनुसार सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 प्लस J, इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस J ऊपर आया, नीचे 1 माइनस J, तो उसका वैल्यू 1 स्क्वायर A प्लस जे बी इंटू A माइनस जे बी इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाँच वैल्यू होगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 2 और 10 ओवर 3 1 माइनस J, तो 10 ओवर 3 माइनस 10 ओवर J। तो रिजल्टेंट जो करंट हमारी लोड से बह रही है उसमें अब फेज डिफरेंस है। इसका मैग्नीट्यूड तो हम सिंपल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट से कैलकुलेट कर लेते हैं, वो वैल्यू 4.72 आती है।
मगर जो रिजल्टेंट फेस है वो tan phi हमारा b ओवर a से दिया जाता है। तो b हमारा -10/3 है, a 10/3 है, तो -1 tan इनवर्स -1 इज -45 डिग्री। तो करंट की जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स वैल्यू 4.72 और फेज एंगल -45 एम्पियर से हम व्यक्त कर सकते हैं। अब यही सेम प्रॉब्लम है, हम अगर इसी प्रॉब्लम को नॉर्टन थ्योरम से हम कैलकुलेट करना चाहें कि नॉर्टन थ्योरम से क्या हमारा आईएल का रिजल्ट आ रहा है, तो उसी सर्किट का जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट हमने ये ड्रा किया। इस नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए हमको आईएन और जेडएन की वैल्यू निकालनी है। आईएन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? आईएन की वैल्यू निकालते हैं जब इस सर्किट में ए और बी में से ए और बी की शॉर्ट सर्किट करंट के लिए हम हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी शॉर्ट सर्किट करंट की? तो उसके लिए हमको करंट की वैल्यू मिलनी चाहिए, मेन करंट हमको कैसे मिलती है? मेन करंट हमको मिलती है जब हम मेन करंट निकालने के लिए पहले हम इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। CA पैरेलल हो गया Z2 के साथ, Z3 पैरेलल Z2 और उसको सीरीज में जोड़ेंगे Z1 के साथ, तो वो हमको वैल्यू मिलती है Z1 Z2 Z3 पैरेलल में। तो वैल्यूज हमको सॉल्व करके हमको वैल्यू मिलती है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस की 30J। और परिपथ में जो धारा मेन धारा होगी V ओवर Z इक्विवेलेंट वो 100 ओवर 30J और -10/3 J के इक्वल हमको वैल्यू मिलती है। और ये नॉर्टन समतुल्य धारा कितनी होगी? नॉर्टन समतुल्य धारा अगर हम देखते हैं तो नॉर्टन समतुल्य धारा के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार हमको मिलती है कि नॉर्टन समतुल्य धारा IN बराबर हमको मिलती है जब हमने जो सोर्स की जो मेन करंट हमारी आई है वो मेन करंट यहाँ दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसका जो इधर वाला भाग हमारा जा रहा है AB से जा रहा है, जब हमने शॉर्ट सर्किट किया है वो करंट, तो यहाँ हमारे पास जो मेन करंट आई है ये मेन करंट हमने निकाल ली है। इस मेन करंट को C पर दो हिस्सों में बांटते हैं। दो हिस्सों में बांटने के बाद हमको जो IN मिलता है वो मिलता है I ओवर Z2 प्लस Z3 इंटू Z2 -20/3J के बराबर हमको IN मिलता है। और नॉर्टन समतुल्य जो प्रतिबाधा है उस नॉर्टन समतुल्य प्रतिबाधा का मान बिल्कुल जैसे हमने पहले निकाला था उसी तरीके से निकालते हैं। वो वैल्यू हमको मिलती है नॉर्टन समतुल्य प्रतिबाधा। Z1 और Z2 वहाँ पैरेलल में जुड़े हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। Z1 और Z2 हमारे, क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया A और B के बीच की प्रतिबाधा Z1 Z2 पैरेलल में, Z3 उसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास प्रतिबाधा का मान हमारे पास इस प्रकार आता है Z3 प्लस Z1 Z2 वो 30J आता है। इस 30J के बाद जब हम जो हमारा रिलेशन है उस रिलेशन में हम IL की वैल्यू निकालते हैं, IN टाइम्स ZN ओवर ZN प्लस ZL, तो हमको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अगेन वैल्यू 10/3 1 माइनस J के बराबर मिलती है। वैल्यू सॉल्व करने पर 10/3 माइनस 10/3J और इसका मैग्नीट्यूड हमको वही 4.72 एम्पियर मिलता है। और फेज निकालते हैं तो -10 phi इजिकल टू B/A, तो यहाँ B की वैल्यू माइनस में तो -10/3 ओवर 10/3 10 इनवर्स phi इजिकल टू 10 इनवर्स B/A, तो B इज -10/3 और 10/3, तो 10 इनवर्स -1 -45 डिग्री। तो इस प्रकार हमको कला कोण जो है -45 मिलता है। तो करंट की जो वैल्यू है वो इस प्रकार कॉम्प्लेक्स नज़रिए से इस प्रकार व्यक्त होगी। और AC सर्किट में हम फेज एंगल को बाकायदा लिखते हैं, अगर जीरो भी होगा तो भी हम फेज एंगल इस प्रकार व्यक्त करते हैं। ये दोनों तरीके से हमने इस समस्या को सॉल्व किया है। तो चूंकि ये समस्या एक रूटीन से थोड़ा हटकर है, फेज एंगल क्या होता है ये थोड़ा उसका से परिचय होना बहुत ज़रूरी है। मैंने दो एडवांस प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया है, तो आप इसको ध्यान से मनन करके सीखिए। ये प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं।